पहले हम लोग कल सबसे पहली चीज़ कल का आप लोग को उम्मीद है पढ़ के आए होंगे। अगर नहीं पढ़ा है तो आप लोग पिछला वीडियो पहले जा कर के देखिएगा, इसके बाद आप इस सेकंड वीडियो पे आइएगा। हम लोग कल पढ़ रहे थे उत्सर्जन तंत्र, और हमने एक चीज़ आपसे कल कही थी कि आप लोग वीडियो पूरी तरीके से देख नहीं रहे हो, उस वीडियो को पूरा देखिए जाके, नहीं तो क्लास बहुत तेज़ी से आगे बढ़ने वाली है। उत्सर्जन तंत्र के बारे में कल हम लोग पढ़ रहे थे। उत्सर्जन तंत्र के बारे में हम लोगों ने पहली चीज़ पढ़ी कि उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत सबसे पहली बात पढ़ी गई कि उत्सर्जन क्या है। तो उत्सर्जन एक प्रकार की क्रिया है जिसमें हम किसी भी चीज़ का त्याग करते हैं, और हिंदी में उत्सर्ग का अर्थ क्या होता है, तो उत्सर्ग का अर्थ होता है त्याग। इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि मानव में उत्सर्जी अंग कौन कौन से हैं। तो मानव के उत्सर्जी अंग के बारे में हम लोगों ने पढ़ा कि मानव में आपके उत्सर्जी अंग के रूप में पहला हम लोगों ने पढ़ा था क्या, तो पहला आया था आपका कौन सा उत्सर्जी अंग, बताइएगा। पहला उत्सर्जी अंग हम लोगों ने कल पढ़ा जिसके बारे में हम लोगों को बोले वृक्क, किडनी, या जिसको गुर्दा भी कहा जाता है। इसके बाद दूसरा उत्सर्जी अंग कल हम लोगों ने पढ़ा फेफड़ा। इसके बाद तीसरा उत्सर्जी अंग पढ़ा त्वचा। इसके बाद चौथा उत्सर्जी अंग हम लोगों ने पढ़ा जिसे हमने पाचन तंत्र, या इसे आहार नाल भी लिखा जा सकता है, आहार नाल भी उत्सर्जन करती है, या ध्यान रखिएगा इसकी जगह पर यकृत भी लिखा जा सकता है, इसे यकृत भी लिखा जा सकता है इसकी जगह, याद रखिएगा। कल एक चीज़ हमने आपको बताई थी, ये क्वेश्चन कल के लिए छोड़ दिया था, किसी ने भी कमेंट नहीं किया, उसका आंसर लिख लीजिएगा कल के नोट्स जिन्होंने भी बनाए हो। कुछ लोगों ने हमें स्क्रीनशॉट ले करके कुछ लोगों ने स्क्रीनशॉट लेकर, कुछ लोगों ने फ़ोटो खींच करके बहुत अच्छी तरीके से नोट्स वो बना रहे हैं। कल मुझे भेजा, उन्होंने फ़ोटो खींच करके अपने नोट्स जो वो इस पेड वीडियो से बना रहे हैं, बहुत अच्छे नोट्स बनाए, मैंने देखा उस नोट्स को, बहुत अच्छा लगा मुझे। इसके बाद त्वचा से उत्सर्जन होता है किसका, पसीने का। और दूसरी चीज़ हमने बताई थी तैलीय पदार्थों का, तो तैलीय पदार्थ का उत्सर्जन होता है आपके पसीने के माध्यम से। हमने कहा था इन तैलीय पदार्थों के लिए एक नाम यूज किया जाता है, इन्हें एक नाम दिया गया है और इन्हें सीबम के नाम से जाना जाता है। सीबम के नाम से इसे जाना जाता है। याद रखिएगा जो पसीने के साथ आपके तैलीय पदार्थ बाहर आते हैं उसके लिए एक कॉमन वर्ड यूज किया जाता है, उसे सीबम कहा जाता है। तो चार आपकी ये उत्सर्जी अंग कल हम लोगों ने पढ़ लिए थे। इसके बाद हम लोगों ने क्या पढ़ा था, इसके बाद हम लोगों ने पढ़ा कि विभिन्न जीवों में, यानी विभिन्न जीवों में अलग अलग उत्सर्जी अंग पाए जाते हैं। तो उनके उत्सर्जी अंग किसमें, क्या उत्सर्जी अंग नेफ्रिडिया किसमें है, इसके बाद फ्लेम, आपका फ्लेम सेल किसमें है, तो ये सारी चीज़ें हम लोगों ने कल पढ़ी। इसके बाद हमने बताया आपको कि उत्सर्जन के आधार पर, उत्सर्जन या उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया। तो कल आप लोगों ने पढ़ा था कि इन्हें 3 भागों में बांटा गया है। तो कल ये हम बता चुके थे आपको कि उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर या उत्सर्जन पदार्थ के आधार पर, या यहीं पर हम लिख सकते हैं उत्सर्जित पदार्थ के आधार पर जीवों को कितने भागों में बांटा गया है, या कितने, तो हम लोगों ने पढ़ा था 3 भागों में। इसमें हमने आपको 3 भाग बताए थे, कल यहीं से क्लास आपकी ऑफ हुई थी। जैसे सबसे पहला अमोनिया, दूसरा उत्सर्जन, कुछ जीव अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, कुछ जीव यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं, कुछ जीव यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। तो ये आप लोगों ने पढ़ा था। इसमें हमने आपको बताया कि सर्वाधिक यानी सबसे ज़्यादा विषाक्त या जहरीला उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, अमोनिया। और सबसे कम जहरीला या विषाक्त उत्सर्जी पदार्थ कौन सा है, तो सबसे कम जहरीला आपका कौन सा है, यूरिक अम्ल। ये यूरिया आपका किस रूप में है, तो ये सामान्य रूप में। इसके बाद हमने आपको बताया कि जो जीव अमोनिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं उन्हें क्या कहा जाता है, तो उन्हें कहा जाता है अमोनियो टोलिक
इसके बाद आपने पढ़ा यूरिया के रूप में उत्सर्जन करते हैं तो यूरियोटोलिक, यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं तो यूरिकोटोलिक। तो ये सारी चीजें आप लोग कल पढ़ चुके थे। इसके बाद हमने इसके उदाहरण भी आपको कल बताया। तो इसमें जो भी आपका छूट गया हो उसको नोट कर लीजिएगा और इसका आंसर भी आप लिख लीजिएगा, जल्दी नोट करिएगा। इसके बाद कल हमने आपको बताया कि जैसे आप तला भुना भोजन करते हैं तो उसकी विषाक्तता ज़्यादा होगी कि उबले हुए साधारण भोजन की विषाक्तता ज़्यादा होगी। तो आपको मालूम है कि तला भुना हुआ भोजन उसकी विषाक्तता ज़्यादा होगी और उसका बर्तन यदि धुला जाए तो उसमें पानी की मात्रा ज़्यादा लगेगी। तो जो सबसे ज़्यादा विषाक्त होगा उसे पानी की जरूरत सबसे ज़्यादा होगी। तो अमोनिया उन जीवों का उत्सर्जी पदार्थ होता है जिनके पास पानी की पर्याप्त मात्रा है। यूरिया उनके लिए उत्सर्जी पदार्थ है जैसे मानो अन्य एग्जाम्पल भी इसके बताए जिनके लिए उत्सर्जन के लिए पानी की आवश्यकता यानी पानी की उपलब्धता सामान्य हो। इसके बाद यूरिक अम्ल के बारे में बात हुई थी कि यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन वे करते हैं जिनके पास पानी की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध नहीं होती। जैसे एग्जाम्पल में कल आपने पढ़ा था पक्षी, ये यूरिक अम्ल के रूप में उत्सर्जन करते हैं। इसके बाद अब हम लोग इसी के आगे बढ़ेंगे। तो ये उत्सर्जन के आधार पर जंतु कितने प्रकार से विभाजित हैं। तो जंतुओं को कितने प्रकार में विभाजित किया गया था? 3 प्रकार में विभाजित किया गया था। अब एक बहुत ही अच्छा और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन नोट डाल के आप लोग नोट कर लीजिएगा। वह जीव जिसमें तीनों पदार्थों का उत्सर्जन होता है, वह जीव जिसमें तीनों पदार्थों का उत्सर्जन होता है, वह जीव जिसमें तीनों पदार्थों का उत्सर्जन होता है। अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा, नहीं तो मैं आंसर बताऊं। देखिए ये जीव है मेढक। मेढक अलग अलग अवस्था में इन तीनों पदार्थों का उत्सर्जन करता है। जैसे जैसे उसमें अवस्था बदलती है उसका उत्सर्जी भाग बदलता चला जाता है। जैसे अमोनिया के रूप में भी वह उत्सर्जन करता है, यूरिया के रूप में भी उत्सर्जन करता है, इसके बाद वह यूरिक अम्ल के रूप में भी उत्सर्जन करता है। तो आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है निम्न में से कौन सा जीव अमोनियोटोलिक, यूरियोटोलिक तथा यूरिकोटोलिक तीनों प्रकार के उत्सर्जन के अंतर्गत आता है। तो आप नोट डाल के ये क्वेश्चन लिख लीजिएगा क्योंकि ये अपवाद का क्वेश्चन है इसलिए आपसे पूछा जा सकता है। यह क्वेश्चन पूछा जा सकता है मेढक में निम्न में से किस प्रकार का उत्सर्जी पदार्थ पाया जाता है, या मेढक उत्सर्जन किस पदार्थ के रूप में करता है, अमोनिया के रूप में, यूरिया के रूप में, यूरिक अम्ल के रूप में, या इन तीनों रूप में। निश्चित रूप से बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आपसे आरआरबी में या आपसे एनटीपीसी में या आपसे किसी परीक्षा में पूछा जा सकता है। तो मेढक तीनों प्रकार के उत्सर्जन करता है अपने जीवन की अलग अलग अवस्था में। तो जल्दी से नोट कर लीजिएगा। इसके बाद अगला क्वेश्चन नोट डाल के ही नोट अगला डालिएगा। और एक और अपवादित क्वेश्चन है, इसको भी लिखिएगा। अगला क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि एस्केरिस तथा केचुए में, एस्केरिस तथा केचुए में उत्सर्जन या उत्सर्जित पदार्थ है। अब आप एस्केरिस और केचुए में, अगर आपसे केचुए का पिछली बार आपसे एनटीपीसी में पूछा जा चुका है कि केचुए में उत्सर्जित पदार्थ क्या है, तो केचुए और एस्केरिस दोनों में उत्सर्जित पदार्थ आप याद रखने के लिए याद रख सकते हैं कि ये दोनों अमोनिया तथा यूरिया दोनों रूपों में उत्सर्जन करते हैं। अमोनिया तथा यूरिया दोनों रूपों में उत्सर्जन करते हैं।
यानी कि जो आपका एस्केरिस है और जो आपका केचुआ है, इसके उत्सर्जी पदार्थ जो होते हैं ये अमोनिया और यूरिया दोनों रूपों में होते हैं। तो ये भी एक अपवादित क्वेश्चन है, इसको भी नोट रखिएगा, नोट कर लीजिएगा कि अब एस्केरिस तथा केचुए का उत्सर्जी पदार्थ होगा अमोनिया यूरिया, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। तो आंसर होगा अमोनिया और यूरिया दोनों। इसके बाद फिर तीसरा नोट डालिएगा, और तीसरा नोट डाल करके लिखिएगा, क्वेश्चन है मकड़ी में उत्सर्जित पदार्थ है। तो मकड़ी में उत्सर्जित पदार्थ कौन सा है? तो मकड़ी में उत्सर्जित पदार्थ ग्वानिन होता है। ग्वानिन, मकड़ी में उत्सर्जित पदार्थ ग्वानिन होता है। मकड़ी में उत्सर्जित पदार्थ ग्वानिन होता है। ग्वानिन के बारे में हम आपको पढ़ा चुके हैं, अभी आगे और भी पढ़ाएंगे। इसलिए मकड़ी को क्या नाम दिया जा सकता है? तो मकड़ी को ग्वानिन के उत्सर्जन के कारण, क्योंकि उत्सर्जित पदार्थ क्या है? ग्वानिन, इसलिए मकड़ी को हम लोग और नाम क्या दे सकते हैं? तो इसको हम लोग बोल सकते हैं ग्वानोटोलिक। ग्वानोटोलिक, मकड़ी को ग्वानोटोलिक भी कहा जा सकता है। तो नोट कर लीजिएगा जल्दी से, फिर हम आगे बताएं। उम्मीद है यहाँ तक आप लोगों को बहुत अच्छा समझ में आया होगा, और अच्छा समझ में आया हो तो प्लीज़ लाइक जरूर करिएगा। लाइक करने के साथ साथ जो क्वेश्चन हम पूछ रहे हैं उसके कमेंट भी आप करते जाइए। एक दिन हमने आपको लगभग 4 से 5 क्वेश्चन बोले थे जिनका आंसर हमने नहीं बताया था। तो जिन लोगों के पास भी वो लिखा हो, नोट डाउन उन्होंने किया हो, नोट्स बनाया हो, तो वहाँ पर उसके आंसर लिख लीजिएगा। हम बोल रहे हैं, अगर आपसे कभी क्वेश्चन पूछा जाए कि स्थल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? स्थल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी कौन सा है? तो स्थल में पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी होता है आपका अफ्रीकी हाथी। नोट करिएगा, स्थल पर पाया जाने वाला सबसे बड़ा स्तनधारी अफ्रीकी हाथी। अगला क्वेश्चन, अगर आपसे पूछा जाए जल तथा स्थल दोनों समूहों में सबसे बड़ा स्तनधारी, तो लिख लीजिएगा उसी के आगे, जल तथा स्थल दोनों में सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल। सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल। जल तथा स्थल दोनों में सबसे बड़ा स्तनधारी ब्लू व्हेल। इसके बाद अगला क्वेश्चन लिखिएगा, तीसरा क्वेश्चन हमने आपको बोला था, स्थल पर पाया जाने वाला सबसे लंबा स्तनधारी। स्थल पर पाया जाने वाला सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। स्थल पर पाया जाने वाला सबसे लंबा स्तनधारी जिराफ। चलिए, कंकाल तंत्र हमने आपको पढ़ाया, एक क्वेश्चन नोट डाउन करिएगा। क्वेश्चन ये है कि जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं? अगर आपको याद होगा तो आप आंसर करोगे। ऑफलाइन क्लास में हम कंकाल तंत्र में बता चुके हैं आपको। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे जाइएगा, टाइप करिएगा जिराफ की गर्दन में कितनी हड्डियां पाई जाती हैं। तो 3 क्वेश्चन ये हो गए। चौथा क्वेश्चन मैंने बोला था कि सबसे छोटा स्तनधारी, सभी में सबसे छोटा स्तनधारी। हाँ, तो आप में से बहुत से लोग चमगादड़ कर बैठे होंगे। चमगादड़ नहीं है उसका आंसर होगा चूहा, मोल। लिख लीजिएगा, सबसे छोटा स्तनधारी मोल, MOLE। तो अब हम इसके आगे कंटिन्यू करें। नोट कर लिया तुमने? अगर कोई क्वेश्चन रह गया हो, या कोई क्वेश्चन मैंने ना बताया हो, या कोई क्वेश्चन आपको समझ में ना आया हो, तो मैसेज करिएगा। मैसेज करके कमेंट बॉक्स पे आप कमेंट करिएगा, मैं उसका आंसर दे दूंगा। बहुत से लोग बहुत अच्छे नोट्स बना रहे हैं। इसके बाद अब हम इसको आगे कंटिन्यू करते हैं। अब क्लास तेजी से आगे बढ़ाई जाएगी।
चलिए अब आगे शुरू करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं। देखिए ये क्वेश्चन तो वो थे जो फैक्ट में आपसे पूछे जाते हैं। अब हम लोग जरा थोड़ा सा उत्सर्जन तंत्र को यानी एक्सक्रीटरी सिस्टम को थोड़ा सा बेसिक से और बेहतर तरीके से समझ के पढ़ते हैं। मान लीजिए आप कोई बड़ी परीक्षा में बैठेंगे तो आपसे अच्छे क्वेश्चन पूछे जाएंगे, अगर नहीं भी बैठेंगे तो इसी में से आपसे फैक्ट क्वेश्चन भी बनेंगे। तो अब हम लोग उसके बारे में डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, एक चीज़ आप लोग और कमेंट बॉक्स पे टाइप कर दीजिएगा। मैं आपसे थोड़ा सा सजेशन चाहता हूँ कि क्या आप लोग क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस मैं बोर्ड पे करवाना शुरू करूँ? अगर आप आंसर दें हाँ में तो मैं शुरू करूँगा। और उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ होगी कि अगर लाइव आके करवाएंगे तो ज़्यादा बेहतर होगा, और उसके लिए 1000 सब्सक्राइबर होना बहुत जरूरी है। तो यूट्यूब पे सब्सक्राइबर जितनी जल्दी बढ़ जाएंगे उतनी जल्दी मैं लाइव आकर के आपका क्वेश्चन आंसर प्रैक्टिस भी, यानी जो पिछले साल आए हुए पेपर हैं या जो मुझे लगता है कि क्वेश्चन आ सकते हैं वो क्वेश्चन मैं सॉल्व करवाना शुरू करूँगा। तो अब आते हैं उत्सर्जन तंत्र पर। उत्सर्जन तंत्र के बारे में सबसे पहली बात, उत्सर्जन क्या है? तो उत्सर्जन एक प्रकार का त्याग है। हमने बताया कि जितने भी आपके शरीर में अपशिष्ट हैं, विषाक्त चीजें हैं, उनको बाहर करने की प्रक्रिया है, क्या कहलाती है? उत्सर्जन। लेकिन यहाँ पर बात आती है कि किस प्रकार के अपशिष्ट। तो यहाँ पर एक विज्ञान की भाषा में इसका आंसर होगा कि मानव शरीर, या आप लिख सकते हैं शरीर से विषाक्त नाइट्रोजनी तत्वों के उत्सर्जन को या त्याग को उत्सर्जन कहा जाता है। शरीर से हानिकारक या विषाक्त नाइट्रोजनी तत्वों के त्याग को उत्सर्जन कहा जाता है। नोट कर लिया। इसके बाद उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत, क्योंकि तंत्र लगा है तो विभिन्न प्रकार के अंग भी इसमें कार्य करते होंगे, और विभिन्न अंगों के समावेश से ही आपका एक तंत्र कंप्लीट होता है। अगली बात आती है कि उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत अलग अलग अंग काम करेंगे, लेकिन हमें मुख्य रूप से उत्सर्जित तंत्र के अंतर्गत आपका पहला और मुख्य भाग पढ़ना है, जिसे आप लोग किडनी या गुर्दा या वृक्क के नाम से जानते हैं। ये मानव शरीर का सबसे प्रमुख उत्सर्जी अंग है। इसके बाद दूसरा उत्सर्जी अंग जो जिसके बारे में अभी हम लोग इसी के साथ देख लेते हैं, जो कि मुख्य रूप से इम्पोर्टेंट है आपके, ये है आपका फेफड़े। अब बात आती है कि उत्सर्जी अंग के अंतर्गत गुर्दा यानी वृक्क और फेफड़े किस प्रकार कार्य करते हैं। उत्सर्जन तंत्र के अंतर्गत गुर्दा भी कार्य करता है और फेफड़े भी कार्य करते हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछा जाता है अक्सर कि रक्त के शुद्धिकरण में कौन सा अंग भाग लेता? चलिए बताइएगा, आंसर बताइए कमेंट बॉक्स पे। रक्त के शुद्धिकरण में कौन सा अंग भाग लेता है? ऑप्शन है वृक्क, फेफड़ा, ए और बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं। इसको मान लेते हैं ए ऑप्शन है, ये ऑप्शन बी है, सी ऑप्शन मान लिया हमने, ए और बी दोनों दे दिए, और डी ऑप्शन दे दिया नन, इनमें से कोई नहीं। आप कौन सा आंसर करेंगे, कौन सा इसमें सही है?
सही आंसर इसका क्या होगा? देखिए इसका सही आंसर होगा सी। मानव के रक्त में शुद्धिकरण में कौन सा अंग भाग लेता है? तो इसमें वृक्क भी भाग लेता है और इसमें फेफड़े भी भाग लेते हैं। अब अगली बात आती है कि वृक्क किस तरीके से भाग लेता है और फेफड़े किस तरीके से भाग। वृक्क तो आप लोग जानते हैं ये क्या करता है, ये आपके रक्त का शुद्धिकरण करता है। अभी देखेंगे किस तरीके से शुद्धिकरण करता है, तो वो भी सारी चीजें देखेंगे। फेफड़ा रक्त का शुद्धिकरण कैसे करता है? अब जरा यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से समझिएगा। किडनी या गुर्दा या रक्त का शुद्धिकरण करेगा, लेकिन ये शुद्धिकरण करेगा जो लिक्विड पार्ट होगा। यानी मान लीजिए कि हमने कोई लिक्विड पार्ट शरीर में लिया और हमारे शरीर में कोई लिक्विड पार्ट है और वो किडनी के माध्यम से क्या होगा, फिल्टर होगा। और किडनी के माध्यम से वो फिल्टर होने के बाद जो शुद्ध रक्त होगा वो शुद्ध रक्त हृदय तक पहुंचा दिया जाएगा और वहां से आपके पूरे शरीर में पहुंचेगा। तो ये रक्त के लिक्विड पार्ट को यानी कि जो शरीर में लिक्विड पार्ट है उसको शुद्ध करने के लिए किसका काम लिया जाता है? किडनी का। अगर कहीं पर भी अगर आपके मान लीजिए कि रक्त में कोई गैसीय पार्ट यानी जैसे गैसें हैं, तो कुछ अशुद्ध गैसें भी तो आ जाती हैं, आपके शरीर में बनती रहती हैं। और अशुद्ध गैसें बनने के साथ साथ अब यहाँ पर अशुद्ध गैसें अगर बनेंगी तो और अगर अशुद्ध गैसें बाहर ना निकली या उनको फिल्टर ना किया गया तो वो क्या करेंगी, रक्त के साथ घुलित हो जाएंगी और आपके शरीर में समस्या खड़ी कर देंगी। तो याद रखिएगा, फेफड़े क्या करते हैं, जो आपके शरीर में अशुद्ध गैसें होती हैं, अशुद्ध गैसें उनको फिल्टर करता है यानी उनको हटाता है और ऑक्सीजन को रक्त के साथ घोलता है, ऑक्सीजन को रक्त के साथ घोलता है और जो अशुद्ध गैसें हैं उनको हटाता है। तो अशुद्ध गैसें हटाना तथा ऑक्सीजन को रक्त में मिलाना यानी शुद्धिकरण करके रक्त में मिलाना, ये किसका काम होता है? ये फेफड़े का काम होता है। इसको इंग्लिश में लंग्स भी कहा जाता है। तो ये पॉइंट आपको यहाँ तक उम्मीद है बहुत बेहतर तरीके से समझ में आ गया होगा, नोट कर लीजिएगा, फिर हम इसके आगे बताते हैं आपको। चलिए आगे पढ़ते हैं। अब हम लोग थोड़ा सा किडनी के अंदर उतरते हैं यानी कि वृक्क के अंदर उतरते हैं और वृक्क के अंदर जा करके देखते हैं क्या क्या क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। यहाँ पर एक चित्र अगर आप बना पाए तो बना लीजिएगा, ना बन पाए तो कोई दिक्कत नहीं।
फिगर तो बन गया होगा उम्मीद है। फिगर बनाने में बहुत लोगों को दिक्कत होती है। चलिए अब हम बताते हैं आपको इसका थोड़ा सा बेसिक, फिर आपको इसको हम समझाते हैं। देखिए ये आपका एक किडनी का, आपके किसी मानव शरीर में के भीतर किडनी का यानी कि वृक्क का चित्र लिया गया। यानी ये हम समझाने जा रहे हैं आपकी वृक्क के बारे में और वृक्क किस तरीके से काम करता है। देखिए सबसे पहली चीज जो आपको समझनी होगी, पहली बात, मानव शरीर में वृक्क की कुल संख्या कितनी होती है? तो वृक्क की कुल संख्या होती है 2। इसके बाद अगला क्वेश्चन बनता है कि मानव शरीर में 2 वृक्क पाई जाती हैं, ये कहाँ पर स्थित होती हैं? तो याद रखिएगा कि ये वृक्क जो है ये आगे नहीं होती, ये पीछे रीढ़ की हड्डी से थोड़ा सा हट के पीछे की तरफ होती है। दोनों तरफ एक एक वृक्क पाई जाती है, यानी कुल कितनी होती है? 2 होती है। इसके बाद कुल संख्या 2। अगर कभी ये पूछा जाए कि इनका आकार कैसा होता है, तो इसका आकार होता है लगभग सेब के बीज के समान, यानी सेब या राजमा मान सकते हो आप, सेब या राजमे के बीज के समान होता है इसका आकार। इसके बाद अगली बात आती है कि ये वृक्क या किडनी करती क्या है? तो ये रक्त का छनन करती है। मानव शरीर के भीतर जितने भी लिक्विड पार्ट में खनिज, विषाक्त खनिज तत्व हैं, या अतिरिक्त ग्लूकोज है, या अतिरिक्त नमक है, या अतिरिक्त अन्य कोई चीज़ है, उसको हटाने का काम आपका कौन करेगा? वृक्क करेगा। कैसे काम करता है ये देखिए, ये आपके यहाँ से अशुद्ध भाग, ये रक्त वाहिका है, यहाँ से ये अशुद्ध रक्त किडनी में जाएगा। किडनी में जाने के बाद यहाँ से अशुद्ध रक्त यहाँ पर क्या होगा? फिल्टर होगा। फिल्टर होने के बाद जो भी विषाक्त लिक्विड है वो लिक्विड इन नलिकाओं के माध्यम से नीचे जाता है, यानी जो आप यूरिन के माध्यम से, ये यूरिन आपका यहाँ से फिल्टर होकर के ये नीचे जा करके यहाँ ब्लैडर, एक नीचे ब्लैडर होता है, इस ब्लैडर में भरता जाता है और यहाँ से निकल करके ये ब्लैडर में इकट्ठा होता जाता है और यहाँ के माध्यम से ये उत्सर्जित हो जाता है। तो इस तरीके से कुछ आपका किडनी यानी कि वृक्क कार्य करता है। अब अगली बात, इसको आप पहले बना लीजिएगा, फिर हम इसको समझाते हैं और बेहतर तरीके से। जैसे कि सबसे पहली बात यहाँ पर किसको क्या कहा जाता है, तो इसे संयुक्त रूप से नाम दिया जाता है उल्टा। उल्टा कहा जाता है। यहाँ से आपका रक्त जाता है, रक्त अंदर जाता है, इसके बाद फिल्टर होता है, फिल्टर होने के बाद वापस आ जाता है। इसके बाद ये आपकी वृक्क है, इसको मान लेते हैं वृक्क है, ये 2। एक जरा क्वेश्चन जरा टाइप करिएगा, क्वेश्चन ये टाइप करिएगा कि वृक्क का अन्य नाम क्या है? वृक्क को और एक किस नाम से जाना जाता है? हमने आपको वृक्क के नाम बताया, वृक्क, किडनी, और एक नाम जैसे कि हमने बताया आपको गुर्दा। एक चौथा नाम आप बताइएगा हमें कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके कि वृक्क को और एक किस नाम से जाना जाता है। जल्दी से कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिए। इसके बाद अगला पॉइंट ये क्या है, तो इसे कहा जाता है मूत्राशय या ब्लैडर। मूत्राशय या ब्लैडर। इसके बाद इसे कहा जाता है मूत्र नलिका, इंग्लिश में इसे बोलते हैं यूरेटर। नोट कर लीजिएगा, ये भी है, ये भी है। इसके बाद नोट कर लिया होगा, नोट कर लीजिएगा जैसे ही। तो
ये हमने इसकी क्रियाविधि समझाई। अब हम वृक्क के बारे में पूरा डायमेंशन यानी पूरा फिगर बना करके कैसे शरीर के अंदर वृक्क कार्य करता है और कहाँ पर किस खनिज पदार्थ से को अलग कर दिया जाता है, यानी कौन सा खनिज पदार्थ कहाँ पर अलग हो जाता है, कहाँ पर इसमें अतिरिक्त पदार्थों को हटा लिया जाता है और जल की कहाँ से मात्रा आगे निश्चित होती है, अंतिम रूप से इसे कहाँ पर देखा जाता है। ये सारी चीज़ें हम नेक्स्ट बताएंगे आपको अगली क्लास में। यहाँ पर कुछ क्वेश्चन और देख लेते हैं। जैसे एक क्वेश्चन पूछा जाता है वृक्क, क्वेश्चन पूछा जाता है कि वृक्क मूल रूप से विभिन्न कोशिकाओं से बनी होती हैं। कमेंट बॉक्स पे कमेंट लिख करके डालिएगा इन कोशिकाओं को क्या कहा जाता है, कोशिकाओं का नाम क्या है। इसके बाद एक अगला क्वेश्चन कल के लिए, वृक्क की क्रियात्मक इकाई क्या। दो क्वेश्चन आपको दिए हमने कल के लिए। ये अगर मालूम है तो कमेंट बॉक्स पे कमेंट करिएगा, नहीं तो कल हम इनके आंसर आपको बताएंगे और नेक्स्ट कल आपकी क्लास यहीं से स्टार्ट करेंगे। तो कल आपका उत्सर्जन तंत्र हम पूरी तरीके से ख़त्म कर देंगे। तो आज के लिए यहीं तक रखते हैं। अगर आपको बहुत अच्छा लगा हो पढ़ के तो कमेंट जरूर करिएगा। थैंक यू। जय हिंद, वंदे मातरम।